मैंने कूड़ेदान में एक अमीर घराने की असली बेटी को उठाया। मैंने उसे पालने का फैसला किया। सिस्टम ने मुझे आदेश दिया कि उसे पालते समय हर दिन उसे डांटना फटकारना है, उसे परेशान करना है और उसे कठोर स्वभाव का बनाना है। मैंने क्रूरता से हामी भर दी। इसमें क्या मुश्किल है? वैसे भी मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। 16 साल बाद मैं और उसके असली परिवार वाले स्कूल के गेट पर मिले। मैं फटी पुरानी जीन्स पहने था और हाथ में 2 तली हुई सॉसेज पकड़े हुए था। उसके माता पिता और वह नकली अमीर बेटी एक लग्जरी कार से उतरे। वे 16 तोहफे लेकर आए थे। 1 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के लिए पूरे 16 तोहफे। उस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक एक नज़र देखा। इन सालों में आपने काफ़ी मेहनत की है। नकली अमीर बेटी उस आदमी के बगल में खड़ी होकर डरते हुए असली बेटी को देख रही थी। दीदी, मुझे यहाँ से मत निकालिए। असली बेटी ने अजीब नज़रों से उनकी तरफ देखा और सीधे मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसने सॉसेज छीन लिया। पापा, फिर से वही खा रहे हो? जब मैंने असली बेटी को कूड़ेदान के पास पाया था, वह अब भी 1 महीने की थी। वह बहुत कमज़ोर और दुबली पतली थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी मरते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह धीमी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, वह रोना बंद कर दी। उसकी गोल मटोल आंखें मुझे घूर रही थीं और अचानक वे चांद की तरह मुड़ गईं। मैंने भौहें सिकोड़ी और गुस्से में फुफकारा, ये मत सोचना कि तुम मुझे फंसा लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए पाल रहा हूँ। सिस्टम थोड़ा हैरान था। तो फिर तुम उसके लिए सामान क्यों खरीद रहे हो? मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। धत, मैं तो वाकई इसके जाल में फंस गया। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपने क्रूर पिता होने के सिद्धांत को बरकरार रखा। मैंने उसके लिए दुकान का सबसे सस्ता मिल्क पाउडर खरीदा, लेकिन लगता है उसे वह पसंद नहीं आया। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई और आंखों में मायूसी भर गई। वह कितनी नखरे वाली है। पीना है तो पी, वरना मत पी। लेकिन वह बच्ची अपना नन्हा सा हाथ बढ़ाकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़कर हिलाने लगी। अगली सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। मैंने बेहतर और पीने में आसान मिल्क पाउडर खरीदा। ये सही है ना? अगर वह अच्छा मिल्क पाउडर नहीं पिएगी तो बड़ी कैसे होगी? अगर बड़ी नहीं होगी तो मैं उसे बेचकर पैसे कैसे लूँगा? रात को वह बहुत शांत थी। मैं करवटें बदलता रहा और हर मिनट उसका सांस चेक करता रहा। यहाँ तक कि इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या नवजात शिशु का कम रोना सामान्य है। 6ठी बार चेक करने पर वह जाग गई। आप क्या कर रहे हैं? मैं बस यह देख रहा था कि कहीं तुम मर तो नहीं गई। जब छोटी सी बच्ची 3 साल की स्वस्थ बच्ची बन गई तो आखिरकार मुझे अपनी क्रूरता दिखाने का मौका मिला। आज से मैं उस बच्ची की फूली हुई गालों को शैतान की तरह निचोड़ूंगा। तुम्हें खुद अपने जूते के फीते बांधने होंगे। शायद जीन की वजह से असली बेटी बहुत होशियार थी। उसने जल्द ही जूते के फीते बांधना, खुद सोना, खुद खाना, यहाँ तक कि अपने मोजे धोना भी सीख लिया। यह किस तरह का अत्याचार है? तुम नहीं समझोगे। मेरी योजना तो अब भी शुरू हुई है। आगे मैं उसे फर्श साफ करना, खाना बनाना, भारी और गंदे काम करना सिखाऊंगा। उसे अपनी दासी बना दूंगा। यह रास्ता सही है। लेकिन जो मैंने नहीं सोचा था वह यह था कि असली बेटी बहुत आज्ञाकारी थी। मैं जो कहता वह कर देती। लेकिन सबसे सख्त पिता के रूप में मैं उसे एक भी गलती करने की इजाज़त नहीं देता था। इसलिए जब उसने पोछा लगाने वाली बाल्टी गिरा दी तो मैंने अपनी बाहें छाती पर बांध लीं और उसे जोर से डांटा। तुम इतनी मूर्ख हो। बाद में तुम्हारे माता पिता तुम्हें नफरत से नहीं देखेंगे तो और क्या करेंगे? बच्ची की आंखों में आंसू भर आए और वह रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। मैं जल्दी से पीछे गया और दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। अंदर रोने की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरा दिल आग की तरह जल रहा था। अब क्या करूं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? क्या इतना नाटक करना जरूरी है? तुम सही कह रहे हो। मैं 5 मिनट और इंतजार करूंगा। 4 मिनट, सिर्फ 4 मिनट। 1 मिनट ही काफी है, छोड़ो यार। मैं सीधे अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो असली बेटी मेज पर लेटकर ड्राइंग कर रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया और सफाई देते हुए कहा, अभी मैंने बस ऐसे ही बोला था। तुम इतनी प्यारी हो। तुम्हारे माता पिता तुमसे नफरत नहीं करेंगे। पापा, पेंटिंग में 2 लोग हैं, एक बड़ा और एक छोटा। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे बस आप चाहिए। मैं चुप हो गया। पापा, आप रो मत। मैं नहीं रो रहा। बाद में मुझे पता चला कि डांटने का यह तरीका उस पर काम नहीं करता। उल्टा हर बार मुझे ही रुला देता था। इसलिए मैंने तरीका बदल दिया। मैंने एक पढ़ाई की किताब खरीदी और उसे जबरदस्ती पढ़ना सिखाने लगा। यह क्या नया नाटक है? तुम नहीं समझोगे। मैं पढ़ाई के जरिए उसे दबा दूंगा। पहले दिन मैंने उसे सिखाया तुम मैं। दूसरे दिन मैंने सिखाया प्यार, नफरत, पसंद, नापसंद। मैं आपसे प्यार करती हूँ। तीसरे दिन तक वह एक चूजे की तरह मेरे पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं शर्म से लाल होकर चिल्लाया और किताब फेंक दी। धत, यह भी काम नहीं कर रहा। प्राइमरी स्कूल जाने से पहले मुझे उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसका नाम नहीं रखा है, बस उसे छोटी सी बच्ची बुलाता था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। तुम्हें ऐसा नाम रखना चाहिए जिसे वह जिंदगी भर न भूले, जो उसे दर्द और तड़प दे,
चलो इसे चिया दी नौकरानी जैसा नाम देते हैं, यह नाम उसे जला देगा। मैंने पूरी रात सोचा। अगले दिन मैंने आत्मविश्वास के साथ उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। ऐसा नाम रखा है जो उसे पसंद नहीं आएगा। अरे वाह, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। अब से तुम्हारा नाम है लूचीवू। बारिश के दिनों में। आह, मैं गर्व से हंसा। हे। छोटी बच्ची को बारिश के दिन नफरत है। मैंने उसका नाम ही चीवू रख दिया। वो गुस्से से पागल ना हो जाए तो क्या। पापा धन्यवाद, आपने मुझे अपना उपनाम दिया। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने उसे खूब मेहनत करने का आदेश दिया। लूचीवू मासूमियत से शांत हो गई। वह अब हर समय पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ नहीं कहती थी। घर आकर वह काम करती, होमवर्क करती और सोने से पहले मेरा बिस्तर ठीक करती। देखो, हमारी बेटी दूर हो गई है ना, इसका मतलब है कि मेरा क्रूर पिता बनने का प्लान सही चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी उसके कमरे में चोरी छिपे झांकने से खुद को नहीं रोक पाया। अगले दिन स्कूल से लौटते समय वह 2 सॉसेज खरीद कर लाई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या आपने ही मेरे बैग में नहीं डाले थे पापा? वह तो मैंने गलती से भूल गया था। तो पापा, क्या परसों भी गलती से भूल गए थे? पिछले हफ्ते भी और पिछले महीने भी। ऊपर से ये सब जंक फूड है। तुम्हें खाने की इजाजत किसने दी? उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैंने 2 निवाले में सारे सॉसेज खा लिए। 2 घंटे बाद घर पहुंचने पर मैं अपने हाथों से तले हुए सॉसेज की प्लेट लेकर उसके कमरे में गया। देखा, इसे कहते हैं सेहत के लिए अच्छा खाना। लूचीवू कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं। उसने प्लेट साफ कर दी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्या समझोगे? मैं बस उसे टेस्ट करवा रहा हूं कि कहीं ये जहर तो नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट होकर वहां से निकल गया। लूचीवू बहुत होशियार थी। लगभग हर बार उसे फुल मार्क्स मिलते थे। अंत में तीसरी कक्षा के फाइनल एग्जाम में उसे अंग्रेजी में सिर्फ 98 मिले। इतनी लापरवाही कैसे? वो 2 नंबर क्यों कट गए? सॉरी पापा, अगली बार ध्यान रखूंगी। लूचीवू ने सिर झुकाया और चुपचाप कमरे में चली गई। पापा, ये एटीट्यूड अच्छा है। सिस्टम की बात खत्म होने से पहले ही मैं उसकी पीठ को देखकर चुपके से रोने लगा। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? तुमने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ मिनट बाद लूचीवू किचन में खाना पकाने गई। मुझे कोने में बैठकर रोते हुए देखकर मैं तुरंत खड़ा हो गया और चेहरे को पोंछ लिया। पापा, आप फिर रो रहे हैं? मैं नहीं रो रहा। खाना पकाने के धुएं से आंख में जलन हो रही है। पापा, अगली बार मैं पूरे नंबर लाऊंगी। तुम क्या जानती हो? मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा शरीर अकड़ गया। मैंने धीरे से उसके कंधे को पकड़ लिया। क्या तुम उसे डांटना नहीं चाहते थे? मुंह बंद करो। इसे स्वर का नाटक करके बाघ को खाना, फेक इग्नोरेंस कहते हैं। जब वह मुझ पर भरोसा करने लगेगी तो मैं उसे बहुत गहरा दुख दूंगा। लेकिन बहुत लंबा इंतजार करने के बाद भी मुझे वह मौका नहीं मिला। इसके बजाय मैंने लूचीवू को रोते हुए घर आते देखा। मैंने बहुत लंबे समय से उसे रोते नहीं देखा था। वह घर आते ही मेज पर गिर गई। छोटी वू, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? मैं चिंतित होकर टहलने लगा। बहुत मिन्नतें करने के बाद उसने रोते हुए बताया, वे कह रहे हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूं। ओह, बस यही बात है। मैंने राहत की सांस ली। हाँ, तुम कूड़ेदान के पास मिली थी। लूचीवू हैरान थी। सच में? हाँ, मैंने बहुत सहजता से कहा। मैं अक्सर उससे कहता था कि वह कूड़ेदान में मिली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सच है। वह फिर से रोने वाली थी। तो क्या हुआ? लूचीवू का दिमाग काम करना बंद कर दिया। वह रोना भूल गई। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूं? क्या मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला नहीं? हाँ, अगर तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो तो क्या इससे वर्तमान पर कोई असर पड़ता है? लूचीवू ने बहुत देर तक सोचने की कोशिश की। जी नहीं। तो फिर सब ठीक है ना? यह एक बहुत ही मुश्किल समस्या थी जो असली अमीर बेटी को मानसिक चोट दे सकती थी। छोड़ो, मेरा अपना तरीका है। अगले दिन लूचीवू स्कूल गई। उन बदतमीज लड़कों ने फिर उसका मजाक उड़ाया कि वह एक कूड़ेदान का बच्चा है। तो क्या हुआ? लू छोटी, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कपड़े भी नहीं धोते। पक्का वे तुम्हें प्यार नहीं करते। छुदाई, तुम हर बार फेल होते हो और तुम्हारे माता पिता परवाह भी नहीं करते। पक्का उन्हें तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। सोंग याओ, तुम रोज जंक फूड खाते हो। तुम्हारे माता पिता भी नहीं रोकते। पक्का उन्हें तुम्हारी सेहत की चिंता नहीं है। तीनों बच्चे एक दूसरे को देखकर लाल हो गए। तुम तो वैसे भी कूड़ेदान के बच्चे हो। तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे डर किस बात का? मेरे और लूचीवू के दिन ऐसे ही बीतते गए और वह शानदार प्रदर्शन करती रही। उसने शहर के सबसे अच्छे मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। हाई स्कूल में मैं खुशी खुशी उसे स्कूल के पास वाले घर में शिफ्ट करने ले गया। लूचीवू को पता था कि किराया बहुत महंगा है, तो उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने की पेशकश की। मैं फिर घबरा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों पापा? ट्यूशन पढ़ाने से तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी। अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं गई तो तुम मुझे पालने के लिए पैसे कैसे कमाओगी? सही कह रहे हो। मैंने राहत की सांस ली। मुझे डर था कि कहीं वह सच में मान न ले और मेरे लिए पढ़ाई छोड़कर काम न करने लगे। पापा तुम्हें और कुछ साल पाल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
लूचीवू हंसी। धन्यवाद पापा। मैंने एक नया स्कूल बैग निकाला और उसे दे दिया। ये मुझे रास्ते में मिला था। पापा, मेरा पुराना बैग अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। मैंने कहा ना, इस्तेमाल करो तो करो, इतनी बहस क्यों कर रही हो। लूचीवू मुस्कुराते हुए बैग ले ली और स्कूल जाने से पहले बाहर सिर निकालकर बोली, पापा मुझे सॉसेज खाना है। ठीक है। उस रात मैं जल्दी स्कूल के गेट पर सॉसेज लेकर उसका इंतजार करने लगा। तभी एक लग्जरी कार, जो दूर से ही बहुत महंगी दिख रही थी, गेट के सामने रुकी। भीड़ में मौजूद माता पिता की हैरान और जलती हुई नजरों के बीच 4 लोग उतरे। आगे पति पत्नी थे, जो बहुत अच्छे दिख रहे थे और गहनों से लदे थे। बाकी 2 भाई बहन थे। छोटी बहन ने अपने भाई का कोना पकड़ा हुआ था और बहुत घबराई हुई थी, जबकि भाई बहुत नफरत भरी नजरों से चारों तरफ देख रहा था, जैसे वह हमारे जैसे लोगों के बीच खड़े होने से बहुत नफरत करता हो। सिस्टम, जो बहुत देर से चुप था, अचानक बोला, हुआ परिवार अपनी असली बेटी को लेने आया है। मैं वहीं जम गया। सिस्टम ने कहा था, जब तुम लूचीवू को 16 साल का कर लोगे तो उसके असली माता पिता उसे लेने आएंगे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मेरी इच्छा हुई कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन खुद को देखा। चप्पल पहनी थी, 30 रुपये की टी शर्ट पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में तली हुई सॉसेज थी। मैं लूचीवू के परिवार से बिल्कुल अलग था। मैं अपने होंठ भींच कर वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट बाद स्कूल की छुट्टी हुई। लूचीवू सबसे आगे चल रही थी। उसने ऊंची पोनीटेल बांधी थी और उसकी बाहें मजबूत दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे साथ कुछ खुशखबरी साझा करना चाहती है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मुझे ढूंढ रही थी। उसे पता था कि मैं गेट पर हूं, लेकिन मैं भीड़ में छिप गया। लूचीवू के मुझे ढूंढने से पहले ही हुआ। परिवार ने उसे देख लिया। वे पहले ही उसके बारे में छानबीन कर चुके थे। मिसेस हुआ आगे बढ़ी, आंखों में आंसू थे। आनान, क्या यह तुम हो? माफ करना, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मिस्टर हुआ भी पीछे आए। मैं हुआ जिमिंग हूँ, हुआ ग्रुप का मालिक। तुम्हारा नाम हुआ आनान है। तुम हमारी असली बेटी हो। आज हम तुम्हें लेने आए हैं। आसपास के लोग वहां जमा हो गए। लूचीवू ने गहरी सांस ली और पीछे हट गई। यह क्या है? सड़क पर कोई प्रैंक शो चल रहा है क्या? मुझे अभी घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप किसी और को ले जा सकती हैं? मिसेस हुआ ने ठंडी सांस ली, जैसे कुछ बहुत भयानक सुन लिया हो। घर पर तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? मेरी बेटी, तुमने इतने सालों में कितना दुख झेला होगा। लूचीवू, जो पहले विनम्र थी, यह सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। वह कुछ कहती, उससे पहले ही वह नकली अमीर बेटी, जो राजकुमारी की तरह लग रही थी, सामने आ गई। वह रोते हुए लूचीवू के सामने झुक गई। सॉरी, इतने सालों से मैंने आपकी जगह ले ली, लेकिन माता पिता ने मुझे इतने सालों तक पाला है। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या आप मुझे यहां से नहीं निकाल सकती? अगर आप मुझे नहीं निकालेंगी तो मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। सबको पता था कि लूचीवू 16 साल से खोई हुई बेटी है। फिर भी पहली मुलाकात इतनी खराब थी। जो भी हो, स्कूल के गेट पर जहां इतने लोग आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऊपर से उस नकली बेटी को सबके सामने रोते हुए माफी मांगने देना। क्या उन्होंने लूचीवू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? सिस्टम ने मेरी गुस्से की स्थिति को समझ लिया और मुझे याद दिलाया, वहां मत जाओ, उसके घर जाने का इंतजार करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मैंने अपने हाथ मुट्ठियों में जकड़ लिए और अपना गुस्सा दबा दिया। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी। ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। मिंजाओ, तुम्हें इस तरह खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने दुखी होकर हुआ मिन्हा चाओ, नकली बेटी, के कंधे को थाम लिया और फिर लूचीवू, असली बेटी का रास्ता रोक लिया। क्या तुम अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करोगी? मुझे लगा कि वह ऊंची नजरों से लूचीवू को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन पिछले इतने सालों में लूचीवू को जो पोषण मिला है, उससे वह अब उस लड़के की लंबाई के बराबर हो गई है। सामने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने रौब का उपयोग करके उसे दबाने की कोशिश कर सकता था। माता पिता ने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा है। क्या तुम्हारे पास जरा भी अंतरात्मा या संस्कार हैं? मिन्हचाओ तुम्हें रोकर माफी मांग रही है और तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हो। क्या तुम पत्थर दिल की हो? लूचीवू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने एक गहरी सांस ली और सुरक्षा गार्ड बॉस की ओर चिल्लाकर कहा, अंकल गार्ड, कोई मुझे परेशान कर रहा है। लूचीवू का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह पढ़ाई में भी अव्वल थी, चाहे शिक्षक हों, सहपाठी हों या कैंटीन वाले। सुरक्षा गार्ड भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके आदेश देते ही जो गार्ड वहां खड़ा तमाशा देख रहा था, तुरंत लोहे की छड़ी लेकर दौड़ पड़ा। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। हुआ परिवार के लोग जो आराम और विलासिता में पले बढ़े थे, उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वे हड़बड़ाहट में बहाने बनाने लगे और पीछे हटने लगे। अराजकता का फायदा उठाकर लूचीवू उनके बीच से निकल गई। उसने जल्दी से भीड़ में मेरी तलाश की और मुझे देख लिया। वह एक छोटी चंचल चिड़िया की तरह उछलती कूदती मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मेरे हाथ में सॉसेज देखकर उसने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। बकवास, ये मैंने खुद बनाया है। लूचीवू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सॉसेज को गौर से देखा। नहीं, ये बाहर से खरीदा है। पापा के तले हुए सॉसेज हमेशा एक तरफ से थोड़े जल जाते हैं।
धीरे बोलो, इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या यह जंक फूड मेरे लिए नहीं बचा था? धन्यवाद पापा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। मैं मुड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं मुड़ा तो हुआ परिवार पीछे आ जाएगा। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि स्कूल कैसा रहा। आज मैं बहुत खुश थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वह थोड़ी रुकी और परेशान दिखी, लेकिन स्कूल से निकलते समय मुझे गेट पर कुछ पागल लोग मिले जो जिद कर रहे थे कि मेरा नाम हुआ आनान है। हुआ ग्रुप के बारे में मैंने सुना है, लेकिन मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरा दिल कस गया। मैंने संकोच से पूछा, अगर तुम सच में उनकी बेटी हुई तो? लू चीवू अचानक रुक गई। मेरे तनाव और घबराहट के बीच उसने गंभीरता से जवाब दिया, अगर वे सच में मेरे परिवार वाले हुए तो मैं उन्हें पक्का किसी अच्छे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दूंगी। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर भी नहीं रह सका और कहा, लेकिन वे बहुत अमीर हैं। लू चीवू ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मैं उन्हें इलाज के लिए ले जाऊंगी और फिर सारा पैसा उन लोगों को दान कर दूंगी जिन्हें इसकी जरूरत है। जब उनकी मानसिक हालत ऐसी है तो वे पैसा खर्च करना कैसे जानेंगे? इससे अच्छा है कि कोई और उनके बदले खर्च कर दे। मैं पूरी तरह सहमत था और सिर हिलाया। अच्छी बेटी, तुम बहुत समझदार हो। लू चीवू मुस्कुराई। ये आपकी शिक्षा का नतीजा है पापा। हम दोनों घर आ गए, हंसते बातें करते हुए। लेकिन रात का खाना अभी बना ही था कि उन बिन बुलाए मेहमानों ने दरवाजा खटखटाया। बिना बताए ही समझ आ गया कि हुआ परिवार घर आ पहुंचा है। मैं जानता था कि यह दिन कभी न कभी तो आना ही था। मैं उठने ही वाला था कि लू चीवू ने पहले ही खड़े होकर कहा, पापा मुझे दरवाजा खोलने दो। हुआ परिवार के चारों लोग दरवाजे पर लाइन से खड़े थे। मिस्टर हुआ को डर था कि वह दरवाजा बंद कर देगी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में उसका जन्म प्रमाण पत्र निकाला और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अनान, अभी जो हुआ वह गलतफहमी थी। मैं सच में तुम्हारी असली माँ हूँ। लू चीवू ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैंने अपनी नजरें चुरा ली। ठीक है, अंदर आकर बात करते हैं। लू चीवू ने अपनी आंखें झुकाईं और उन्हें रास्ता दे दिया। उस अजीब नाटक के बाद उनका व्यवहार थोड़ा शांत और सामान्य हो गया था। ये तुम्हारा भाई हुआ लिंत्यान है, जो तुमसे 3 साल बड़ा है। मिसेज हुआ ने परिचय देना शुरू किया। और यह हुआ मिन्हचाओ है। उस साल नर्स ने अस्पताल में तुम दोनों को बदल दिया था। उसने हमारे बच्चे को चुरा लिया और तुम्हें फेंक दिया। हाल ही में हमें पता चला कि मिन्हचाओ हमारी सगी बेटी नहीं है, तो हमने तुरंत जांच शुरू की। कल ही हमें तुम्हारी खबर मिली। माँ को यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी गरीबी में जीना पड़ा। मिसेज हुआ ने घर की सजावट को देखा और उनकी आवाज में नफरत साफ झलक रही थी। ऐसी जगह कोई कैसे रह सकता है? लू चीवू का चेहरा सख्त हो गया। क्यों नहीं रह सकते? लू चीवू की नजरों में यह घर हम दोनों ने मिलकर एक एक इंच सजाया था। गर्मियों में हम पुराने एसी के सामने बैठकर तरबूज खाते थे। सर्दियों में हम पुरानी सोफे पर गर्म पानी की थैली पकड़कर टीवी देखते थे। आनन, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? हुआ जी मिंग का धैर्य खत्म हो गया, खासकर तब जब लू चीवू ने दूसरी बार एक पिता के साथ असभ्य व्यवहार किया। इतनी बदतमीज, संस्कारहीन, बिल्कुल भी हुआ परिवार की तरह नहीं। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और लू चीवू को घूरने लगे। बहुत हो गया, अभी हमारे साथ घर चलो। हुआ मिन्हाचाओ ने जल्दी से हुआ जी मिंग की पीठ सहलाई। पापा गुस्सा मत होइए, उसे सामान पैक करने के लिए थोड़ा समय तो दीजिए। इस कबाड़ खाने में पैक करने लायक है ही क्या? हुआ मिन्हाचाओ ने लू चीवू की तरफ देखा और कोमल स्वर में बोली, दीदी पापा से माफी मांग लो। उनका दिल कमजोर है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। माँ पापा तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। कपड़े, गहने, सब कुछ मैंने खुद चुने हैं। हुआ लिंत्यान ने भी साथ दिया। माता पिता और मिन्हाचाओ ने तुम्हारे 16वें जन्मदिन के लिए इतनी मेहनत की, अब सब बेकार लगता है। लू चीवू ने होंठ सिकोड़े और उपहास में हंस पड़ी। मुझे लगता है कि आप लोग काफी तालमेल में हैं। मुझे यहाँ किसी की कमी महसूस नहीं होती। ये आपके फैसला करने की बात नहीं है। आप हुआ परिवार का खून है, बाहर नहीं रह सकती। हुआ परिवार मिन्हाचाओ को पाल सकता है तो तुम्हें भी पाल सकता है। आपके पालक पिता के लिए वे अंततः मेरी तरफ देखने को तैयार हुए। हुआ जी मिंग ने धमकी भरे लहजे में कहा, हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। मिसेज हुआ ने बैग से एक कार्ड निकाला और मेज पर मेरी तरफ सरका दिया। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। इसमें 10 मिलियन युआन है। पालने के लिए धन्यवाद। उसकी आंखों में आभार नहीं था, बल्कि काम खत्म करने की जल्दी और थोड़ी नफरत थी। मैं देख सकता था वह लू चीवू से खुश नहीं थी, क्योंकि उसने उसे वैसे नहीं पाला था जैसा वह चाहती थी। उसे मिन्हचाओ जैसी आज्ञाकारी और चापलूस बेटी चाहिए थी। लेकिन मेरी नजर में मेरी छोटी वो दुनिया की सबसे अद्भुत बच्ची है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची। मैं गुस्सा होने ही वाला था कि सिस्टम की आवाज आई, मेजबान मूर्खता मत करो। वे ही उसके असली माता पिता हैं और तुमने उसे 16 साल पाला है। क्या तुमने इसी दिन के लिए नहीं किया था? जब वह घर चली जाएगी तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। क्या तुम शुरू से यही नहीं चाहते थे? मैंने अपने होंठ काटे। ये वाकई वह था जो मैं चाहता था। लेकिन इतने सालों में
लू चीवू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, जैसे मैं अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। ऊपर देखते ही लू चीवू से मेरी आंखें मिली। वह चुपचाप मुझे देख रही थी, मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें काले पत्थरों जैसी थीं, जिनमें शांति के नीचे शक्ति छिपी थी। वह वही बच्ची थी जिसे मैंने 16 साल की मेहनत और प्यार से सींचा था। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। सबकी नजरों के सामने मैंने मुंह खोला। सिस्टम ने फिर याद दिलाया, मेजबान, क्या आपने कभी बच्चे के नजरिए से सोचा है? हुआ परिवार कितना बड़ा है। वह जो चाहेगी उसे मिलेगा। तुम्हारे साथ वह केवल किराए के घर में रह सकती है, सस्ते कपड़े पहन सकती है, उसे खाना बनाना और सफाई करनी पड़ती है। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी। अगर वह हुआ परिवार में जाएगी तो उसे पैसे या स्कूल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वहां उसकी सेवा के लिए नौकर होंगे। क्या तुम सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए उसे गरीबी में रखोगे? मैं दंग रह गया। सिस्टम की हर बात सच थी, लेकिन जब भी मैं चीवू को देखता 16 साल की यादें ताज़ा हो जाती। मैंने मन ही मन विरोध किया, लेकिन वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे उससे पहली बार मिले हैं। अगर वे साथ रहेंगे तो वे निश्चित रूप से उसे समझ जाएंगे और मेरी तरह उसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मानेंगे। लू चीवू की टकटकी के नीचे मैंने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप वह बैंक कार्ड ले लिया। मिसेज हुआ मेरे मानने से बहुत खुश हुई और चीवू की ओर मुड़ी, जैसे कह रही हो, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम्हारे पास कहीं जाने को नहीं है। मैं नहीं जानता था कि लू चीवू से क्या कहूँ, इसलिए मैं अपना सिर झुकाए रहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चीवू एक समझदार बच्ची है। उसने बिना कुछ पूछे ही मेरा फैसला समझ लिया। वह उठी और चुपचाप अपने कमरे में सामान पैक करने चली गई। 5 मिनट बाद वह अपना नया स्कूल बैग लेकर बाहर आई। वह लगभग कुछ भी नहीं ले जा रही थी। उसे इतना दृढ़ और आज्ञाकारी देखकर हुआ परिवार का चेहरा थोड़ा नरम हो गया। मिस्टर हुआ ने चीवू का हाथ पकड़ा। चलो। हुआ मिन्हा चाओ को यकीन नहीं था कि लू चीवू इतनी आसानी से मान जाएगी। दीदी, तुम अतीत को इतना आसानी से भूल सकती हो, यह बहुत अच्छी बात है। उसने मेरी तरफ तिरछी नजर डाली और बेपरवाही से कहा, लेकिन अंकल ने तुम्हें 16 साल पाला है, क्या तुम उन्हें अलविदा नहीं कहोगी? लू चीवू चुप रही, लेकिन मुझे पछतावा होने लगा। लेकिन यादें फिर से मेरे दिमाग में छा गईं और मैं खुद को रोक नहीं सका। सिस्टम मेरे दिमाग में चिल्लाया, वहां मत जाओ, उसे घर जाने दो, चाहे तुम उसे रोकना भी चाहो। क्या तुम्हारे पास वह क्षमता है? हुआ परिवार सिर्फ एक उंगली हिलाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। यह सही नहीं है, मैंने मन में चिल्लाया। भले ही मुझे लगता है कि उसे वापस जाना चाहिए, मैं उसके लिए फैसला नहीं ले सकता। मैंने अभी तक उससे यह नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। मैंने लू चीवू की कलाई मजबूती से पकड़ी और वह बैंक कार्ड उठाया। उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, चीवू, मैंने अभी तक नहीं पूछा, क्या तुम जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। भले ही हुआ परिवार मुझे कोर्ट में ले जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं जानता था कि चीवू बिल्कुल नहीं जाना चाहती। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से लगाव था, लेकिन सबकी बेचैन नजरों के नीचे लू चीवू ने वह कार्ड वापस मेरे हाथ में रख दिया। उसने अपना सिर हिलाया। अंकल लू, क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? मैं हैरान रह गया। लू चीवू ने अपना सिर झुकाकर मुझे देखा। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बस अपना सवाल दोहराया, क्या पैसे कम हैं? उसने मिसेज हुआ की ओर देखा। माँ, अंकल लू ने पिछले 16 सालों में मेरे साथ सच में बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मिसेज हुआ तुरंत समझ गई और मुस्कुराते हुए एक और कार्ड निकाला। माफ करना, मेरा सोचना सही नहीं था। यहाँ 5 मिलियन और हैं, तुम ले लो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिल धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। हाँ, अभी मैंने उसे जाने देने के लिए पैसे लिए थे और अब यह नाटक कर रहा हूँ। पैसे कम होने के अलावा और क्या हो सकता है? मुझे कोई प्रतिक्रिया न देते देख चीवू ने वह कार्ड भी मेरे हाथ में डाल दिया। मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और एक मुस्कान जबरदस्ती चेहरे पर लाई। ठीक है चीवू, भविष्य में बहुत खुश रहना। बात पूरी होने से पहले ही लू चीवू मुड़ गई और चल दी। मैं तुरंत बालकनी की ओर भागा। उसे कार में चढ़ते देखा और मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैं 1 घंटे तक रोता रहा। फिर सिस्टम ने बोलने की हिम्मत की, मेज़बान, रोना बंद करो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। मैं तुम्हें 10 मिलियन और ट्रांसफ़र कर दूंगा। तुम अब अमीर पीढ़ी के पहले व्यक्ति बन गए हो। मैं रोते हुए उसे डांटने लगा, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी भावनाएं नहीं हैं? क्या तुमने उसे बढ़ते हुए नहीं देखा? सिस्टम थोड़ी देर चुप रहा, जैसे उसने कुछ तय किया हो। अगर तुम्हें चीवू की बहुत याद आए तो मैं तुम्हारे इनाम को एक निगरानी कैमरे में बदल सकता हूँ। बाद में जब भी तुम्हें उसकी याद आए, तुम कैमरा ऑन करके उसे देख सकते हो। मेरा रोना अचानक रुक गया। मैं एक मछली की तरह उछल पड़ा। तो मुझे अभी देखना है। स्क्रीन पर कार के अंदर एक शांत परिवार था। क्या अंकल लू तुम्हें चीवू बुलाते थे? माँ को लगता है आनन कहना बेहतर है। अगर तुम्हें अब भी आदत नहीं है तो हम तुम्हें कुछ समय के लिए चीवू ही बुला सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आन नाम ज्यादा पसंद है। मिसेज हुआ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। हुआ मिन्हा चाओ, नकली बेटी, पास ही खड़ी थी।
उसने अपने होंठ भींचे और अचानक हंसते हुए बोली, याद दिलाया तो याद आया। दीदी, आपने जरूर अंकल लू की असलियत देख ली होगी, तभी आप इतनी आसानी से जाने के लिए मान गई। लेकिन आप वाकई बहुत पत्थर दिल हैं। जाने का मन बनाया और चल दी। मैं आपकी इस दिलेरी की तारीफ करती हूँ। लू चीवू की शांत नजरें उस पर टिकीं। मिन्ह चाओ को उस नजरों से सिहरन महसूस हुई, लेकिन वह अपने परिवार के सामने मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती रही। फिर लू चीवू ने शांति से कहा, हाँ, मैंने अंकल लू की असलियत देख ली थी और यह भी देख लिया कि मम्मी पापा सच में मुझे लेने आए हैं। तो तुम भी वैसी ही हो, है ना? मिन्ह चाओ चौंक गई। क्या मतलब? लू चीवू ने धैर्य से समझाया, तुम उस नर्स की बेटी नहीं हो, अभी भी हमारे घर में रह रही हो। यकीनन तुमने भी अपनी असली माँ की दुष्टता देख ली होगी, तभी मेरी भली माँ ने तुम्हें पालने के लिए रखा हुआ है। लेकिन हमारे बीच फर्क यह है कि तुमने अपनी असली माँ से दूर रहना चुना और मैंने अपनी असली माँ के पास वापस आना चुना। लू चीवू ने अपना सिर मिसेज हुआ के कंधे पर रखा और मिन्ह चाओ की ओर देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी। तो इस मामले में तुम्हारी दिलेरी मुझसे भी ज्यादा है। मैं इस दृश्य को देख रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह तुम्हें बुरा भला कह रही थी और तुम अब भी हंस रहे हो। सिस्टम ने पूछा। कोई बात नहीं, मैंने अपने आंसू पोंछे। मेरी आवाज गर्व से भरी थी। जब तक मेरी अच्छीवू किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, तो फिर मुझे बुरा कहे या अच्छा, क्या फर्क पड़ता है? उस दिन के बाद से मैं जब भी खाली होता, कैमरा ऑन करके उसे देखता। पहले मुझे डर था कि चीवू वहां अकेली है और कहीं सब उसे तंग न करें, लेकिन धीरे धीरे मेरा यह डर दूर हो गया। घर वापसी के पहले ही हफ्ते मिन्ह चाओ ने रोते हुए मिसेज हुआ से शिकायत की कि चीवू ने उसका सामान चुरा लिया है। चीवू ने एक शब्द नहीं कहा, बस अपने बेडरूम में खुद लगाए गए कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी, जिससे पता चला कि मिन्ह चाओ ने खुद झूठा आरोप लगाया था। 1 महीने बाद हुआ लिन तियान भाई ने हुआ जी मिंग से शिकायत की कि चीवू ने उसके महत्वपूर्ण कागजात छुए हैं। चीवू ने शांति से अपना काम का रिकॉर्ड दिखाया, जिससे साबित हो गया कि वह पूरे महीने अपने पापा की मदद कर रही थी। हुआ जी मिंग ने लिन तियान को खूब खरी खोटी सुनाई। कुछ ही दिनों में वे दोनों पति पत्नी लू चीवू से बहुत खुश हो गए। मिस्टर हुआ ने उसका हाथ थामकर कहा, वे दोनों बच्चे बिगड़ गए हैं, तुम ही सबसे समझदार हो। इन दिनों तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। लू चीवू ने प्यार से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, हम सब एक परिवार हैं। बस उम्मीद है कि वे ऐसी बातें न करें जिससे रिश्ते खराब हों। एक सुबह नाश्ते के समय लिन तियान और मिन्ह चाओ ने फिर से शिकायत करने की कोशिश की। मिन्ह चाओ ने जानबूझकर चीवू के पुराने स्कूल बैग को छुआ, जो फटा हुआ था। उसने कहा कि यह बैग दिखाता है कि चीवू यहाँ दिल से नहीं रहना चाहती। पति पत्नी को संदेह हुआ, लेकिन लू चीवू ने शांति से कहा, मेरा मानना है कि इंसान सच्चा है या नहीं, यह उसकी बातों से नहीं, उसके कामों से पता चलता है। वे उसे घूरते रह गए। हुआ जी मिंग ने पूछा, क्या यह तुम्हें उस लू नाम के आदमी ने सिखाया है? चीवू ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, अंकल लू भले ही पैसों के पीछे भागते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत से अच्छे सबक सिखाए। उन्हीं की वजह से आज मैं आपकी अच्छी बेटी बन पाई हूँ। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। उम्मीद है कि भाई और बहन भी ऐसा ही करेंगे। पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चीवू के लिए प्रशंसा थी। मैं दूसरी तरफ बैठकर चुपचाप रो रहा था। क्या तुम उसकी तारीफ सुनकर रो रहे हो? सिस्टम ने पूछा। मैंने सिर हिलाया। मुझे सिस्टम को समझाने की जरूरत नहीं थी। अगले कुछ दिनों में लू चीवू ने व्यापार की बारीकियां बहुत तेजी से सीखी। यहां तक कि जिन प्रोजेक्ट्स को लिन तियान नहीं संभाल पाया, उन्हें भी उसने चुटकियों में हल कर दिया। हुआ परिवार में उसकी स्थिति पानी की लहरों की तरह ऊपर उठने लगी। 1 महीने बाद मिसेज हुआ बीमार पड़ गईं और उन्हें खून की जरूरत पड़ी। लू चीवू ने बिना हिचकिचाए रक्तदान किया। मैं दूसरी तरफ तड़प रहा था। मैंने बहुत सारे पौष्टिक सामान खरीदे, लेकिन भेजने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। तभी अस्पताल में एक झगड़ा हुआ। लिन तियान ने एक बड़ा बिजनेस डील खराब कर दिया था। मिस्टर हुआ ने सीधे उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतने सालों तक क्या सिखाया? तुम तो अन के मुकाबले कुछ भी नहीं हो। लू चीवू ने बीच बचाव करते हुए कहा, पापा शांत हो जाइए। अगर भैया से नहीं हो रहा तो मुझे कोशिश करने दीजिए। यह बात आग में घी का काम कर गई। लिन तियान चिल्लाया, तुम मत सोचो कि तुम बहुत होशियार हो। तुम तो बस एक ब्लड बैंक हो। अगर माँ बीमार नहीं होती तो हम तुम्हें घर वापस क्यों लाते? कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर और मिसेज हुआ डर गए। लू चीवू ने अपना सिर झुका लिया और रोने लगी। मिस्टर हुआ ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी बातों पर मत जाओ, हम तुम्हें कभी ब्लड बैंक नहीं समझते। मिसेज हुआ भी सफाई देने लगी, लेकिन जब उनकी नज़र चीवू की आंखों पर पड़ी तो वे चुप हो गईं। लेकिन फिर जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लू चीवू ने मिसेज हुआ का हाथ पकड़ा और उनकी हथेली खोली। हथेली में एक शांति का ताबीज था।
ये मैंने कल बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर पूरे एक दिन और एक रात प्रार्थना करके बनवाया है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन दिल को सीधे छू गई। मम्मी, आपको मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। भले ही आप मुझे सिर्फ अपना खून का भंडार समझती हैं, फिर भी मैं आपको अपना खून देने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेरी माँ हैं। मिसेज हुआ दंग रह गई और चीवू को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मिस्टर हुआ भी अपनी आंखें पोंछने लगे। मैं दूसरी तरफ यह सब देखकर हैरान था। मेजबान, ये दृश्य इतना भावुक है, तुम रो क्यों नहीं रहे? मैंने अपनी आंखें रगड़ी। मैं इसलिए नहीं रो पाया क्योंकि मुझे वह ताबीज पहचान में आ गया। वह ताबीज मैंने और चीवू ने 2 साल पहले इंटरनेट से थोक में मंगाया था। 9 युआन में 10 मिले थे। इसके बाद से लू चीवू की स्थिति हुआ परिवार में और मजबूत हो गई। मिस्टर हुआ ने सारा बिजनेस उसे सौंप दिया। उसे खुश देखकर मुझे भी शांति मिली। बस घर खाली लगने लगा। जल्द ही स्कूल का अंत आ गया। जब मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग का संदेश मिला तो मुझे वह बात याद आई जो चीवू ने हुआ परिवार के आने के दिन कही थी। मीटिंग वाले दिन मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं उत्सुकता के साथ स्कूल पहुंचा। टीचर ने मुझे एक टाइम कैप्सूल दिया जो उन लोगों ने साल की शुरुआत में दफनाया था। अंदर लू चीवू की हाथ से लिखी एक चिट्ठी थी। पापा, मेरा एक राज, मुझे पता है कि आप कुछ अलग हैं। पिछले कुछ सालों से मैं आपको किसी और आवाज सिस्टम से बात करते सुन सकती थी। मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि आप हमेशा मन ही मन मेरी तारीफ करते थे। मुझे वह सुनना बहुत पसंद था। मुझे परवाह नहीं है कि मेरा असली परिवार कौन है। मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाल ही में मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद अब मैं आपके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, लेकिन विश्वास रखिए, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे कूड़ेदान के पास से ढूंढा था। मैं स्तब्ध रह गया। उसे पता था। तभी टीवी पर खबर आई कि हुआ परिवार आर्थिक संकट में है और उनकी 16 साल की बेटी ने बाजी पलट दी है। मुझे समझ आ गया। वह इसलिए गई थी ताकि वह अपना रास्ता खुद बना सके और अब वह आजाद थी। तभी मेरा फोन बजा। पापा, मुझे घर आना है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाकर सीधे विला की तरफ भागा। रास्ते में मैं रोते हंसते हुए जा रहा था। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी आज मुझे हर ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट दी। दूर से मैंने लू चीवू को सूटकेस लिए खड़ा देखा। पीछे मिस्टर और मिसेज हुआ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आनंद, तुम चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? मिस्टर हुआ की आंखें सूजी हुई थी। अब उन्हें पता था कि पूरी कंपनी का सारा कंट्रोल चीवू के पास। वे गिड़गिड़ा रहे थे। मिसेज हुआ ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, मुझे तुम्हारा खून नहीं चाहिए, बस मेरे पास रह जाओ। लू चीवू ने मुझे देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मैं भीड़ को चीरते हुए उसके पास पहुंचा और उसका हाथ थाम लिया। रुको, मिस्टर हुआ चिल्लाए, वह मेरी बेटी है, तुम उसे नहीं ले जा सकते। मैं रुका और मुड़कर उनकी ओर देखा। वह आपकी बेटी है? तो फिर मुझे बताइए, आपने उसे कहाँ खोया था? अस्पताल के पीछे की गली वाले कूड़ेदान में। वह रिसाइकिल होने वाला कूड़ेदान था या नहीं? मिस्टर हुआ चौंक गए। शायद रिसाइकिल वाला। मैंने चीवू का हाथ कसकर पकड़ा। तो फिर वह आपकी नहीं है, क्योंकि 16 साल पहले मैंने उसे कूड़ेदान के पास एक कचरे की तरह पड़ा पाया था, मरणासन्न हालत में। मैंने ही उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया था। डॉक्टर ने कहा था कि इसे एक रेयर बीमारी है, बचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन उसके बाद मैंने उस बच्ची को बड़ा किया और वह जिंदा बच गई। यह हीरा सारी धूल मिट्टी से साफ हो चुका था। अब हर कोई इसकी चमक और ब्रिलियंस देख सकता था। यहाँ तक कि जिस इंसान ने इसे पहले छोड़ दिया था वो भी इसे ढूंढते हुए आ गया। लेकिन मैं हमेशा से जानता था कि यह किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। भले ही शुरू में मैंने ही इसे बचाया था, लेकिन मैं इसे किसी ज्वेलरी में जड़कर नहीं रखूंगा। इसे तो बस फ्रीली और अपनी मर्जी से चमकना चाहिए। मैं और चीवू घर वापस आ गए। मैंने यह छोटा सा घर फिर से खरीद लिया था। लिविंग रूम में फर्श की जो आवाज आती थी उसे ठीक करवा दिया, दीवारों को पेंट कर दिया, लेकिन चीवू के कमरे को मैंने बिल्कुल नहीं छुआ। सब कुछ वैसा ही था जैसा वह उसके जाने से पहले था। क्या यह शरीर पापा और सिस्टम के बीच की बातें सुन सकता है? लूक चीवू ने सिर हिलाया। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि पिछले कई सालों से मेरे मन की सारी बातें तुम सुन रही थी? लूक चीवू हंसने लगी। पिछले कुछ सालों से ही मुझे ये आवाजें सुनाई देने लगी। जब आप बहुत इमोशनल होते थे तो मुझे साफ सुनाई देता था, खासकर उस दिन जब हुआ परिवार मुझे वापस ले जाने आया था। पापा का वो संघर्ष और दर्द, मैंने सब कुछ सुना था। उस दिन सिस्टम ने आपको लगभग मना ही लिया था। सिस्टम की बातें लॉजिक तो सही थी, लेकिन वो एक बात में गलत था। भले ही मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि पैसा और पावर क्या मायने रखती है। और क्योंकि मैं यह जानती हूँ, इसलिए मैं कभी उसे अपने और पापा के बीच एक बाधा नहीं बनने दूंगी। मैंने लूक चीवू को कसकर गले लगा लिया। मेरी बेटी मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। मेरी बच्ची दुनिया की सबसे बेहतरीन इंसान है। बाद में लूक चीवू ने देश के सबसे अच्छे फाइनेंस कोर्स में दाखिला ले लिया। मैंने भी कॉलेज के पास ही घर ले लिया। वह दिन में पढ़ाई करती और रात को कंपनी संभालती। होआ परिवार के लोग अब बिल्कुल शांत हो गए। कुछ समय बाद होआ ताई बीमार पड़ी डीएच गई, लेकिन इस बार उसने लूक चीवू से खून नहीं मांगा, बस उससे एक बार मिलना चाहती थी। मरते हुए इंसान के शब्द अक्सर नरम होते हैं। वह बस लूक चीवू को घूरती रही। अगर पता होता कि तुम इतनी सक्सेसफुल बनोगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। मुझे लगा था तुम बच ही नहीं पाओगी। क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? लूक चीवू ने सिर हिला दिया। पापा ने मुझे जिंदगी दी और मुझे आपसे मिलवाया। उस औरत ने राहत की सांस ली। चीवू, ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ग्रेजुएशन के बाद चीवू ने हुआ परिवार के बिजनेस को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन जब कंपनी अपने पीक पर थी तब उसने आधी संपत्ति चैरिटी में दान कर दी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, वैसे भी हम इस जिंदगी में इतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना दूसरों की मदद की जाए। खाली समय में हम दुनिया घूमने जाते। जब वह बिजी होती तो वह कंपनी में काम करती और मैं उसके ऑफिस के नीचे सॉसेज बेचता, 2 रुपये का एक। बच्चों को धोखा
नहीं देता। मैं रोज उसके लिए एक सॉसेज बचा कर रखता। घर लौटते समय हम बातें करते और खाते। कभी कभी मुझे वह सिस्टम याद आता था। आखिर 16 साल तक उसने मुझे चीवू को बड्ढा होते देखा था, लेकिन चीवू के घर आने के बाद से वह सिस्टम गायब हो गया था। कुछ साल बाद वह सिस्टम अचानक मेरे सपने में आया। इस अकाउंट नंबर पर कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। क्या तुमने फ्रॉड करना शुरू कर दिया है? सब तुम्हारी गलती है। तुमने और चीवू ने मेरे सिस्टम के सोर्स कोड को बदल दिया है। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे एक अनाथालय के डायरेक्टर के साथ जोड़े डीएच दिया गया है। अब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं और बच्चे खाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, मैंने और चीवू ने तुम्हारा कोड कैसे बदला? सिस्टम हकलाते हुए बोला। मेरे बहुत पूछने पर उसने अपना ऑपरेटिंग रूल बताया। उसने कहा कि आखिरी नियम अचानक सामने आया। पहला, प्रोटैगनिस्ट को उसकी कहानी के हिसाब से बड्ढा होना था। दूसरा, प्लॉट से बाहर जाकर कोई एक्शन नहीं लेना था। तीसरा, जब प्यार का एहसास हुआ। ऊपर दी गई बातें अब मायने नहीं रखती, क्योंकि प्यार की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है।